बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एजुकेशन फॉर ऑल फोरम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से फिजिक्स क्लास 10th का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसके अंदर हम यहाँ पे दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जिनको मैंने लिखा है टॉपिक 1 और टॉपिक नंबर 2। टॉपिक 1 के अंदर हम डैम्प्ड ऑसिलेशंस का जिक्र करेंगे और फिर सेकंड के अंदर हम वेव मोशन को ब्रीफली स्टडी करेंगे। तो जरा हम चलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस की तरफ कि डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या हैं। इससे पहले आप लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशंस उसके हवाले से स्टडी किया, आपने मेरे लेक्चर पहले देखे होंगे। उन लेक्चर्स के अंदर मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सप्लेन किया है। उसके लिए हमने मुख्तलिफ अजसाम को स्टडी किया, जिसमें आप लोग सबसे पहले मोशन ऑफ अ मैस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग उसको स्टडी करते हैं। देन आप लोगों ने एक बॉल एंड अ बाउल सिस्टम पढ़ा और फिर आप लोगों ने मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम पढ़ा। अब इसमें आप लोग तीनों सिस्टम्स के अंदर ये बात देखते हैं कि अगर वहां पर फ्रिक्शनल फोर्सेस अवेलेबल ना हो तो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर एक बॉडी जो है, अगर फ्रिक्शनल फोर्सेस उसकी मोशन को रिटार्डेशन प्रोवाइड ना करें तो वो बॉडी लामहदूद वक्त के लिए अपनी मोशन को कंटिन्यू रख सकता है, जारी रख सकता है। लेकिन ये सिर्फ एक आइडियल सिस्टम के तौर पर ही हम कंसीडर कर सकते हैं, मैस अटैच टू स्प्रिंग हो या सिंपल पेंडुलम हो। जब भी हम इनकी मोशन की बात करते हैं तो हम इनको सबसे पहले आइडियलाइज करते हैं, हम उसकी सिचुएशन को अपने दिमाग के अंदर आइडियली सोचते हैं कि ऐसा सिस्टम हमारे पास होना चाहिए। यानी सिंपल पेंडुलम को अगर हम डिस्कस करना चाहें तो हम कहते हैं कि जो सिंपल पेंडुलम है उसको हमने एक ऐसे स्ट्रिंग के साथ अटैच किया है जो इनएक्सटेंसिबल है, उसकी जो सपोर्ट है वो उसको कोई रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर रही, या फिर हम ये भी कह देते हैं कि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस वगैरह अमल नहीं कर रही, असरअंदाज नहीं हो रही। अब इन सारी सिचुएशंस को अगर हम कंट्रोल कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि जो सिंपल पेंडुलम है वो अपनी मोशन को लामहदूद वक्त के लिए कंटिन्यू रख सकती है। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली इतना आसानी से पॉसिबल नहीं है। तो प्रैक्टिकली अगर पॉसिबल नहीं है तो हमारे पास जो सिस्टम है उसकी मोशन रिटार्डेशन की वजह से ग्रेजुअली कम होते होते, उसकी स्पीड कम होते होते, उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज करते करते जाके रुक जाती है। अब जो रिटार्डेशन प्रोड्यूस हो रहा होता है किसी भी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से उसकी जो ऑसिलेशंस हैं वो डिस्टर्ब होती हैं, ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड जो है वो महदूद होता चला जाता है, हम कहते हैं कि उसके ऊपर एक ऐसी फोर्स अमल कर रही होती है जो उसके एम्पलीट्यूड को मिनिमाइज करने की कोशिश करती है, डिक्रीज करने की कोशिश करती है। उस फोर्स को हम नाम देते हैं डैंपिंग फोर्स का। और एक ऐसा अमल जिसमें हम कहते हैं कि हमारा जो सिस्टम है जिसकी जो ऑसिलेशंस हैं वो डैंपिंग फोर्स के असर के तहत परफॉर्म हो रही हैं, तो वो जो सिस्टम है उसमें जो ऑसिलेशंस कहलाएंगी वो डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहलाएंगी। कौन सी ऑसिलेशंस कहलाएंगी? डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो मैं जिक्र करता हूं जरा डैम्प्ड ऑसिलेशंस का। मैं कह रहा हूं कि एक ऐसी ऑसिलेशंस जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन के ऊपर डैंपिंग असरअंदाज होती है। और डैंपिंग के हवाले से मैंने बताया है कि डैंपिंग एक ऐसी फोर्स है जो जिस्म के एम्पलीट्यूड को मिनिमाइज कर सकती है, उसको कम कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं गाड़ियों के शॉक एब्जॉर्बर की। डैम्प्ड ऑसिलेशंस की स्टडी कर रहे हैं हम, और मैंने कहा है कि डैंपिंग एक ऐसी फोर्स का नाम है जो किसी जिस्म की बॉडी के ऊपर एक्ट करती है और उसकी मोशन के जो टाइम पीरियड है उसको मिनिमाइज कर सकती है। स्पेशली मैं वाइब्रेटिंग बॉडीज की बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां हम वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन का ही जिक्र कर रहा हूं। तो यहां पे मैंने कहा है कि गाड़ियों के जो शॉक एब्जॉर्बर्स हैं वो डैम्प्ड ऑसिलेशंस की सबसे अहम और प्रैक्टिकल एग्जांपल हैं। कैसे भला? गाड़ियों के जो शॉक एब्जॉर्बर हैं, जब भी गाड़ी एक रोड के ऊपर जा रही है और उसको जंप लगते हैं, बम्प रोड है, तो गाड़ी ने जैसे ही कोई जंप लगेगा तो वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती है। अब उसकी वाइब्रेशन को मिनिमम, उसकी वाइब्रेशन को खत्म करने वाली जो फोर्स है वो है डैंपिंग फोर्स।
और वो किस वजह से होती है? गाड़ियों के शॉक एब्जॉर्बर की वजह से। गाड़ियों के अंदर जो शॉक एब्जॉर्बर लगे होते हैं, उन शॉक एब्जॉर्बर का काम सिंपली ये होता है कि जब एक गाड़ी वाइब्रेट करती है तो उसकी वाइब्रेशन के दौरान उसकी जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड होता है, लेट्स से मैं उसको एक ग्राफ की मदद से लिखता हूं, बयान करता हूं। लेट्स से आप लोग अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन आप लोग ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट आप लोग ले रहे हैं अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन, और इधर आप लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले रहे हैं टाइम के साथ साथ इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे कम ज्यादा हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट एक साइड पर मैंने पॉजिटिव का साइन लगा दिया, एक साइड पर मैंने नेगेटिव का साइन लगा दिया। अब जैसे ही एक कार या एक मोटर बाइक वाइब्रेट करती है, जब वो मूव कर रही होती है किसी बम्प रोड के ऊपर, तो वाइब्रेशन के दौरान उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ कैसे मिनिमम होता है, उसको जरा मैं यहां यूं रिप्रेजेंट करता हूं, जस्ट लाइक दिस। ये आपका एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीज करते करते मैक्सिमम एक टाइम पे जाके 0 हो गया है। अब ये जो ग्राफ मैंने यहां पर बनाया है, जिसमें एम्पलीट्यूड क्या हुआ, ग्रेजुअली डिक्रीज करता गया है। डिक्रीज करते करते एक टाइम हुआ कि ये एम्पलीट्यूड हो गया 0। अब ये किस वजह से हुए? ये गाड़ियों के अंदर जो शॉक एब्जॉर्बर लगे होते हैं, इसमें एक होता है पिस्टन, उसके अंदर लगा होता है एक स्प्रिंग, उसमें ऑयल फिल किया होता है स्पेशल काइंड का। अब जैसे ही गाड़ी ने वाइब्रेट करना है, जंप लगेगा, किसी बम्प रोड के ऊपर जा रही है, तो गाड़ी की वाइब्रेशन का स्टार्ट में एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। अब शॉक एब्जॉर्बर का क्या काम है? शॉक एब्जॉर्बर उस वाइब्रेशन के दौरान उस बॉडी के पास जो मौजूद एनर्जी होती है उसको डिसिपेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट। वो जब एनर्जी डिसिपेट होगी, डेफिनेटली एक वाइब्रेटिंग बॉडी है तो वो वाइब्रेट कर रहा है अपनी एनर्जी की बेस पर, और शॉक एब्जॉर्बर ने क्या करना है? उसकी एनर्जी को डिसिपेट करना है। शॉक एब्जॉर्बर का काम ही एनर्जी को डिसिपेट करना है। एनर्जी उसकी कम होती जाएगी, उसकी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा, और ग्रेजुअली कम होते होते एम्पलीट्यूड 0 हो गया। जब एम्पलीट्यूड 0 हो गया तो वो जो डंपिंग परफॉर्म कर रहा था, एक मोशन परफॉर्म कर रहा था, ऑसिलेटरी मोशन, उसकी मिनिमम होते होते उसकी मोशन रुक जाएगी, मींस वो बॉडी स्टॉप हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि ये जो ऑसिलेशंस हैं अंडर द एक्शन ऑफ अ डैंपिंग फोर्स, इन ऑसिलेशंस को हम नाम दे देते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस का। हम कहते हैं द ऑसिलेशंस ऑफ अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ सम डैंपिंग फोर्स, हम कहते हैं उन ऑसिलेशंस को डैम्प्ड ऑसिलेशंस। ये जो डैम्प्ड ऑसिलेशंस हैं, इसमें जो डैंपिंग फोर्स है वो एक रेजिस्टिव फोर्स प्रोवाइड करती है, मींस बॉडी की मोशन को कम करने की कोशिश करती है। तो यहां पर ये जो डैम्प्ड ऑसिलेशन है, एक सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स, आपसे इसमें से एक तो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफाइन डैम्प्ड ऑसिलेशंस, या फिर इसकी कोई एग्जांपल पूछी जा सकती है। तो एग्जांपल के लिए मैंने आप लोगों को बताया है कि इसकी जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है दैट इज शॉक एब्जॉर्बर। गाड़ियों के जो शॉक एब्जॉर्बर हैं वो इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल हैं। आप लोग इसकी मिसाल भी दे सकते हैं। एक तो आप लोग इसको डिफाइन करेंगे, साथ इसके एग्जांपल देंगे। तो एक सिंपल सा टॉपिक था जो कि एंड हुआ। हम डैम्प्ड ऑसिलेशंस को डिफाइन कर सकते हैं, एक ऐसे सिस्टम की ऑसिलेशंस जिसके ऊपर कोई डैम्पिंग फोर्स असरअंदाज हो रही होती। द ऑसिलेशंस ऑफ अ सिस्टम अंडर द एक्शन ऑफ सम डैम्पिंग फोर्स इज नोन एज डैम्प्ड ऑसिलेशंस। तो ये थी डैम्प्ड ऑसिलेशंस। अब हम बात करते हैं वेव मोशन की। दूसरा टॉपिक हमारा है वेव मोशन का। चूंकि हम इससे पहले वाइब्रेटरी मोशन की या ऑसिलेटरी मोशन की बात कर रहे थे, उसी ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन से हमें एक नया कंसेप्ट मिलता है जिसको हम बोलते हैं वेव मोशन। अब वेव मोशन को स्टडी करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले यहां पर एक या दो एक्टिविटीज परफॉर्म करना पड़ेंगे। मैं यहां पर दो एक्टिविटीज का जिक्र करता हूं, बिल्कुल नॉर्मल सी हैं, सिंपल सी हैं। सबसे पहली जो एक्टिविटी है उसमें आप लोगों ने वाटर, पानी भर लेना है किसी भी बर्तन के अंदर, एक टब के अंदर,
और उस पानी के अंदर एक डिस्टरबेंस क्रिएट करने की कोशिश करनी है, यानी उसमें एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस आप लोग करेंगे। कैसे करेंगे? आप लोग टब पानी का लें और उसके सेंटर में अपनी एक पेंसिल के साथ एक छोटी सी स्टिक ले लें। उसके सेंटर में पेंसिल की मदद से, स्टिक की मदद से उसके दरमियान में सेंटर में यूं ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करें, यानी उसी स्टिक को आपने पानी के अंदर डिप करना है। टब के अंदर लिया हुआ है पानी के सेंटर में उस स्टिक को डिप करना है और डिप करने के बाद उसको ऊपर नीचे करवाना है मूव। जैसे ही आप लोग उसको ऊपर नीचे मूव करवा रहे होंगे तो आप लोग देखेंगे कि उस पेंसिल की सराउंडिंग में रिपल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, दायरों की शक्ल में कुछ डिस्टरबेंस सी उस सोर्स से अवे मूव करते हुए आप लोग फील करेंगे। यानी जिस जगह पर आप लोग उस स्टिक को डिप करके उस पानी के अंदर ऊपर नीचे वाइब्रेट करवा रहे होंगे, उसी स्टिक के सराउंडिंग में आप लोगों को कुछ सर्कल्स बने हुए नजर आएंगे। उन दायरों को, उन सर्कल्स को हम रिपल्स का नाम देते हैं और वो रिपल्स उस स्टिक से अवे मूव करते हुए जाके उस टब के किनारों के साथ टकरा जाएंगे। अब ये जो रिपल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं एक स्टिक की मदद से, जो अवे मूव करते जा रहे हैं फ्रॉम द स्टिक, ये क्या है? बेसिकली वेव्स हैं जो वाटर की सरफेस के ऊपर हमने प्रोड्यूस की है। अब इन वेव्स के प्रोड्यूस होने का सबब कौन बना? वो स्टिक। और स्टिक को जब आप लोग ऊपर नीचे ऑसिलेट करवा रहे थे, एक डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हुई, पैदा हुई वाटर के अंदर, पानी के अंदर, और पानी के जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने अपनी पोजीशन पर ऊपर नीचे वाइब्रेट करना शुरू कर दिया और अपनी उसी वाइब्रेटरी मोशन को साथ वाले एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करते गए। मींस सेंटर में आप लोग डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं और वो डिस्टरबेंस आगे ट्रांसफर होती जाती है ग्रेजुअली सारे मॉलिक्यूल्स को और अवे मूव करती चली जाती है वो डिस्टरबेंस। अब देखना यह है कि जब आप लोग वहां पर सेंटर में रिपल्स प्रोड्यूस कर रहे थे एक स्टिक की मदद से, तो क्या वो जो सर्कल्स अवे मूव करते चले जा रहे थे, रिपल्स प्रोड्यूस होके उस स्टिक से अवे मूव कर रहे थे, क्या वो जो रिपल्स हैं उनमें वाटर के मॉलिक्यूल्स आगे मूव कर रहे थे या जस्ट एक डिस्टरबेंस ही मूव कर रही थी? तो इसको प्रैक्टिकली चेक करने के लिए आप एक छोटा सा कॉर्क लें या एक छोटा सा कागज का टुकड़ा ले लें, उसको आप लोगों ने जहां स्टिक की मदद से डिस्टरबेंस पैदा करनी है ना, उसके साथ ही पानी की सरफेस के ऊपर प्लेस कर देंगे। अब आप लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि वो रिपल्स जो उस स्टिक की सराउंडिंग में पैदा हो रहे थे, गोल गोल दायरे, वो अवे मूव करते चले जा रहे हैं और जाके उस टब के किनारों के साथ टकरा जाते हैं। लेकिन जो वाटर के ऊपर आप लोगों ने एक छोटा सा सरफेस के ऊपर कागज का टुकड़ा या कॉर्क रखा था, आप लोग देखेंगे कि वो अपनी ही जगह पर ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है। इससे बात पता चल रही है कि जस्ट पानी अपनी एक डिस्टरबेंस अगले मॉलिक्यूल्स को, पानी के जो मॉलिक्यूल्स उस स्टिक के करीब हैं, उन्होंने डिस्टरबेंस अगले मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर कर दी, लेकिन बजाते खुद अपनी ही जगह पर रहते हुए ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। अब यहां से हम एक ये जो पूरी एक्टिविटी मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस की है कि बिल्कुल सादा सी आप घर पे बैठ के इसको कर सकते हैं। टब लेना, उसमें पानी भरना है, स्टिक की मदद से आप लोगों ने दरमियान में, सेंटर में स्टिक को ऊपर नीचे ऑसिलेट करवाना है। उसके बाहर दायरे बन जाएंगे, सर्कल्स बनेंगे जो अवे मूव करते चले जाएंगे। इन सर्कल्स को आप लोग रिपल्स का नाम देते हैं और ये बेसिकली जो फिनोमिना है ये कहलाता है वेव्स। इसी तरह आप लोग खड़े हैं किसी जगह पर, सामने आप लोगों के पास एक पानी का तालाब है, आप एक पत्थर उठाते हैं और उसमें जाके फेंक देते हैं। जैसे ही आप लोग वहां पानी में पत्थर फेंकेंगे, पानी दरमियान से जिस जगह पत्थर आप लोगों ने फेंका थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकलेगा, उभरेगा और फिर उसी ही जगह उसके सराउंडिंग में सर्कल्स बनना शुरू हो जाएंगे। वो रिपल्स अवे मूव करते हुए आप लोग देखेंगे, महसूस करेंगे। तो वो भी क्या, आप लोगों ने बेसिकली जब पत्थर फेंका तो वहां पर पानी में आप लोगों ने एक डिस्टरबेंस क्रिएट की है, एक खलल पैदा किया है। वो खलल, वही डिस्टरबेंस अवे मूव करती चली जा रही है। अब जिस जगह पर आप लोगों ने डिस्टरबेंस क्रिएट की, वहां के पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने वो डिस्टरबेंस आगे मुंतकिल कर दी, उससे अगले मॉलिक्यूल्स ने वही डिस्टरबेंस, वही खलल आगे ट्रांसफर कर दिया। यूं वो डिस्टरबेंस अवे मूव करती चली गई। तो ये आप लोगों के पास बेसिकली क्या है, वेव्स हैं। एक तो एक्टिविटी आप लोगों के सामने मैंने डिस्कस की है जिसमें पानी आप लोगों ने लेना है टब के अंदर, आप लोग घरों में बैठ के इजीली इसको परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरी एक्टिविटी जिसकी मदद से मैं यहां बाकायदा वेव्स को डिफाइन भी करूंगा, वो भी बड़ी सिंपल सी है। आप लोग एक लें स्ट्रिंग, डोरी,
और उस स्ट्रिंग को आप लोगों ने एक साइड से एक मजबूत सहारे के साथ एक रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच कर देना है। जस्ट लाइक दिस, मैंने एक स्ट्रिंग ले ली है, एक रस्सी, एक डोरी, जिसको मैंने एक साइड से जाके अटैच कर दिया है एक रिजिड सपोर्ट के साथ। दूसरी साइड से आप लोगों ने क्या करना है, इसी स्ट्रिंग को अपने हाथ में रखना है। हाथ में पकड़ के रखेंगे। एक साइड से आप लोगों ने उसी स्ट्रिंग को एक रिजिड सपोर्ट के साथ यहां अटैच कर दिया है, जबकि दूसरी साइड से आप लोगों ने उसको अपने हाथ में पकड़ के रखना है। अब करना क्या है, इसके अंदर एक डिस्टरबेंस क्रिएट करनी है। कैसे क्रिएट करेंगे, सिंपल सा काम है। मैं इसको जरा नेक्स्ट पोर्शन के अंदर एक्सप्रेस करता हूं। ये वही मेरे पास स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग के अंदर मैं एक डिस्टरबेंस क्रिएट करता हूं। कैसे, मैं अपने हाथ से इसको ऊपर की डायरेक्शन में एक जर्क देता हूं, यूं जर्क देता हूं ऊपर और नीचे मुसलसल। इस डोरी के अंदर मैं यूं अपने हाथ की मदद से एक डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करता हूं। ये जो स्ट्रिंग है इसमें यूं डिस्टरबेंस पैदा होगी ऐसे, जस्ट लाइक दिस। अब आप लोगों ने जर्क दिया, एक डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हुई और वो डिस्टरबेंस आप लोग देखेंगे कि अलोंग दिस डायरेक्शन, डोरी की अलोंग यानी अलोंग द स्ट्रिंग, ये डिस्टरबेंस मूव करती हुई आप लोगों को महसूस होगी। आप लोगों ने हाथ के साथ सिंपली किया क्या है, आप लोगों ने इसके अंदर एक डिस्टरबेंस पैदा की है, एक खलल। आप लोगों ने हाथ की मदद से इसको जस्ट ऊपर की डायरेक्शन में एक जर्क दिया है और ये डिस्टरबेंस अलोंग दिस स्ट्रिंग यू मूव करते हुए आप लोग फील करेंगे। कैसे, मैं यहां पर इसको बाकायदा तौर पर एक्सप्लेन करने के लिए यहां एक पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं और उसको नाम दे लेता हूं पी का। इसी स्ट्रिंग के ऊपर मैंने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया है पी। जैसे ही ये डिस्टरबेंस आगे ट्रांसफर होगी तो होगा क्या, आप लोग देखेंगे कि जैसे ही ये डिस्टरबेंस आगे ट्रांसफर हो रही है तो हमारे पास ये जो पॉइंट बी जो एक हमने कंसीडर किया हुआ है, ये इसी स्ट्रिंग के ऊपर नीचे मूव करता हुआ आप लोगों को नजर आएगा, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, अब क्या हुआ है, ये आप लोगों ने स्ट्रिंग ली हुई थी, उसको आप लोगों ने एक रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच कर दिया। अब ये जो पॉइंट पी था, पहले यहां नीचे एक अपनी खास पोजीशन पे था, जिसको आप लोग मेन पोजीशन का भी नाम दे सकते हैं। अब यहां पर आके ये पॉइंट थोड़ा सा पहले से बुलंद हो गया है, ऊंचा हो गया, लेकिन हमारी वेव किधर जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है। अब यहां पर इस पॉइंट का पहले से थोड़ा सा ऊपर चले जाना, ये इस बात को जाहिर कर रहा है कि आप लोगों ने जो डिस्टरबेंस क्रिएट किया है, यहां पर एक जर्क दिया है, उससे डोरी के जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर की तरफ निकले हैं, उभरे हैं, उन्होंने मूव किया है। लेकिन वो जो डिस्टरबेंस है वो मूव कर रही है अलोंग द स्ट्रिंग। अब ये मूव करते करते यही आप लोगों की जो डिस्टरबेंस है वो डोरी के इस अगले सिरे तक ट्रांसफर हो जाएगी। कहां पर, इस रिजिड सपोर्ट की तरफ, जस्ट लाइक दिस। अब इसको मैं शो कर रहा हूं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी जब आप लोगों ने इसको एक जर्क दिया ऊपर और नीचे की डायरेक्शन में, तो ये जो स्ट्रिंग है कभी अपवर्ड डायरेक्शन में और कभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसके अंदर यूं एक डिस्टरबेंस सी क्रिएट होती हुई और आगे की तरफ ट्रांसफर होती हुई आप लोगों को नजर आएगी। मुसलसल आप लोग इसमें जर्क्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और डिस्टरबेंस आगे ट्रेवल करती हुई अलोंग दिस सपोर्ट आप लोग महसूस करेंगे। अब इसमें अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं जो पहले यहां पर मौजूद था, तो अब अगेन ये पॉइंट इस पोजीशन पे वापस आ गया। पहले इसकी पोजीशन ये थी नॉर्मल, फिर जब वो डिस्टरबेंस यहां पहुंची तो ये पॉइंट पहले से ऊपर चला गया, अब अगेन ये पॉइंट इस पोजीशन में आ गया। अब अगर मैं इससे भी नेक्स्ट पोर्शन के अंदर इसी चीज को यूं डिमॉन्स्ट्रेट करूं, जस्ट लाइक दिस, आप लोग देखेंगे अब क्या हुआ, एक पीछे से नया, क्योंकि आप लोग मुसलसल इसको ऊपर नीचे वाइब्रेट करते जा रहे हैं, तो अब अगेन आप लोग देखेंगे ये जो पार्टिकल था
आप लोग इसको जरा यूं ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये वाला पोर्शन अपवर्ड डायरेक्शन में चला गया और ये जो पॉइंट पी था ये अब आप लोग देख रहे हैं कि इसने मूव किया है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जबकि वेव हमारी उसी डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई जा रही होगी। अब इसमें जो मैंने यहां पर 3-4 पोर्शंस ड्रॉ करके आप लोगों को दिखाए हैं, इसमें अगर आप लोग पॉइंट पी को ऑब्जर्व करें तो पॉइंट पी सबसे पहले इस अपनी नॉर्मल पोजीशन में था। इस नॉर्मल पोजीशन को हम मीन पोजीशन का नाम देते हैं। जैसे ही आप लोगों ने डिस्टरबेंस क्रिएट की तो ये पॉइंट पहले से अपवर्ड चला गया है, ऊपर की सिमत में इसने मूव किया है। उसके बाद ये पॉइंट फिर जैसे ही वो डिस्टरबेंस आगे ट्रांसफर हुई तो ये पॉइंट अपनी नॉर्मल वीन पोजीशन पर वापस आ गया। उसके बाद जब नेक्स्ट इसका स्टेप आया है तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर ये मूव करता हुआ आप लोगों को नजर आ रहा है। अब पता चला कि जैसे ही आप लोग इस स्ट्रिंग के अंदर जर्क्स प्रोड्यूस करते हैं तो स्ट्रिंग के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हुए आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक आप लोगों ने जो इसमें डिस्टरबेंस प्रोड्यूस किया है, जिस डिस्टरबेंस की वजह से इसके स्ट्रिंग के पार्टिकल्स ऊपर और नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं अबाउट अ मीन पोजीशन, और फिर वो जो वाइब्रेटरी मोशन है उसकी वजह से जहां पर जो एक डिस्टरबेंस क्रिएट हुई है, एक खलल पैदा हुआ है, वो अलोंग द स्ट्रिंग ट्रांसफर होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो मोशन है इसको हम नाम देते हैं वाइब्रेटरी मोशन, और इस मोशन की वजह से यहां जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है इसको हम नाम देते हैं वेव्स का या वेव मोशन का। अब यहां पर मैंने 2 एक्टिविटीज आप लोगों के सामने डिस्कस की हैं। एक तो आप लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं वाटर की सरफेस के ऊपर वेव्स, वाटर वेव्स का सिंपल आप लोग नाम दे सकते हैं, और दूसरा आप लोग वेव्स प्रोड्यूस कर रहे थे इन अ स्ट्रिंग। अब दोनों केसेस में आप लोग देखते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के, ये स्ट्रिंग ये एक मीडियम है। पहली एक्टिविटी में वाटर का हमने जिक्र किया तो वाटर क्या है, एक मीडियम है। दोनों केसेस के अंदर जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो बेसिकली वाइब्रेट कर रहे हैं अबाउट अ मीन पोजीशन, और उनकी वाइब्रेशन से जो एक डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होती है वो मूव करती चली जा रही है अवे फ्रॉम दैट सोर्स जहां से आप लोग वो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये आप लोगों के पास क्या बन गई, वेव मोशन। तो आप लोग अब वेव मोशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि वेव मोशन के दौरान जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के, दे वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, कंटिन्यूअसली वो अपनी मीन पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट करते रहते हैं, मुसलसल अपनी मीन पोजीशन के गिर्द अपनी वाइब्रेटरी मोशन को जारी रखते हैं। और ये आप लोगों की जो एक डिस्टरबेंस है, एक खलल जो यहां पर प्रोड्यूस हो रहा है, इसको हम नाम देते हैं वेव का। क्या नाम देते हैं, वेव का। और ये जो मोशन है एज अ होल जिसमें पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, इसको हम नाम दे देते हैं वेव मोशन का। तो अब हमने वेव मोशन के हवाले से पढ़ लिया, मींस हम वेव्स को अब डिफाइन करने के काबिल हो गए हैं। इन वेव्स वी कैन डिफाइन दैट ड्यूरिंग वेव मोशन पार्टिकल ऑफ द मीडियम, जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं, कंटिन्यूअसली वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। अब हम देखते हैं कि वेव्स को तो हमने पढ़ लिया, एक इंट्रोडक्शन ले लिया कि वेव्स हैं क्या। अब हम देखते हैं वेव्स की काइंड्स, टाइप्स ऑफ वेव्स। जब मैं वेव्स की टाइप्स की बात करता हूं, टाइप्स ऑफ वेव्स, तो नॉर्मली हमारे पास जो वेव्स की टाइप्स हैं वो 2 हैं। नंबर 1 मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, और जो सेकंड नंबर है दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैंने 2 तरह की वेव्स का जिक्र किया है, एक को हम नाम दे रहे हैं मैकेनिकल वेव्स का, और दूसरी टाइप्स की जो वेव्स हैं दे आर बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब वेव्स के हवाले से जब भी आप लोग बात करते हैं तो आप लोगों को इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि वेव जहां प्रोड्यूस हो रही होती हैं वहां पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट कर रहे होते हैं अबाउट अ मेन पोजीशन। अब यानी पार्टिकल्स का मीडियम का वाइब्रेट करना वहां पर जरूरी है, उसी डिस्टरबेंस को हम वेव्स का नाम देते हैं, और वही डिस्टरबेंस अवे ट्रेवल करती हुई नजर आएगी।
अब मैकेनिकल वेव्स का जब हम जिक्र करते हैं तो ये ऐसी वेव्स हैं जिसको प्रोड्यूस करने के लिए और जिनकी प्रोपेगेशन के लिए, जिनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए बाकायदा तौर पर एक मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है। वी कैन डिफाइन दैट वेव्स, मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव्स फॉर विच अ मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर देयर प्रोपेगेशन। ऐसी वेव्स जिनकी प्रोपेगेशन के लिए एक मटेरियल मीडियम हमारे लिए रिक्वायर्ड होता है, जरूरी होता है, उनको हम नाम दे सकते हैं मैकेनिकल वेव्स का। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग यहां पर वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं एक स्ट्रिंग के अंदर, तो ये जो स्ट्रिंग है ये एक मीडियम का काम कर रही है। तो स्ट्रिंग वेव्स प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग के अंदर जो पैदा होने वाली वेव्स हैं दे आर बेसिकली मैकेनिकल वेव्स। इसी तरह आप लोग वेव्स प्रोड्यूस करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, तो वहां पर वाटर एक मीडियम है, तो आप लोग कह सकते हैं कि वेव्स प्रोड्यूस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर आर आल्सो मैकेनिकल वेव्स। इसी तरह मैं बोल रहा हूं तो साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। ये जो साउंड वेव्स हैं ये आप लोगों तक पहुंच रही हैं क्योंकि आप और मेरे दरमियान एक मीडियम एग्जिस्ट करता है, एयर। सो साउंड वेव्स आर आल्सो मैकेनिकल वेव्स। इनकी प्रोपेगेशन के लिए भी बाकायदा तौर पर एक मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड होता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। ऐसी वेव्स हैं जिनकी प्रोपेगेशन के लिए, जिनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। दोज वेव्स फॉर विच नो मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर देयर प्रोपेगेशन, जिनकी प्रोपेगेशन के लिए किसी मटेरियल मीडियम की हमें जरूरत नहीं पड़ती। मींस दे कैन ट्रेवल थ्रू स्पेस, वो स्पेस के जरिए भी, स्पेस में से भी ट्रेवल कर सकती हैं, मूव कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोग अगर 9th क्लास में पढ़ के आए हों, आप लोगों ने पढ़ा ट्रांसफर ऑफ हीट, उसमें आप लोग देखते हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन, और थर्ड आप लोगों के पास जो मेथड है ट्रांसफर ऑफ हीट का, दैट इज द रेडिएशन। अब आप लोग रेडिएशन में कहते हैं कि जो सूरज से हम तक रोशनी और हरारत पहुंच रही है, दे आर बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब वो स्पेस में से ट्रेवल करती हुई खला में से हम तक पहुंचती हैं, रोशनी की वेव्स हों या फिर हरारत की वेव्स हों। अब उनके लिए किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती, वो कहलाती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अब इसके एग्जांपल्स के अंदर आप लोग हीट वेव्स, लाइट वेव्स या रेडियो वेव्स, एक्सरेज, दे ऑल आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये सारी की सारी किसके अंदर मौजूद हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर। तो हमने एक डिफरेंस देख लिया दोनों वेव्स के दरमियान कि मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। मैकेनिकल वेव्स के लिए प्रोपेगेशन के लिए एक बाकायदा तौर पर मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड होता है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए बाकायदा तौर पर मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। अब यहां पर हमारी डिस्कशन का जो हिस्सा बनेगी वो मेन ये मैकेनिकल वेव्स होंगी। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैकेनिकल वेव्स को स्टडी करेंगे कि इनके कितने टाइप्स हैं। आज आप लोगों ने 2 टॉपिक इस लेक्चर के अंदर पढ़े हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशंस, और सेकंड वन आप लोगों के पास है वेव मोशन। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर कोई आप लोगों ने बात पूछनी हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।